प्रेम के बारे में कुछ लोगों से जब पूछा जाता है तो लोग अपनी तरह से जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, जब हम पूछते हैं कि प्रेम क्या होता है, तो लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है। इसमें इंसान हर सीमा का उल्लंघन करता है और सारी बंदिशें पार कर देता है। अब इस चीज पर हमने जब ज्यादा तर्क निकाली तो एक ऐसी प्रेम कहानी हमारे सामने आई जिसे हम सुनकर खुद भी हैरान हो जाते हैं। सोचा कि इसके बारे में अपने परिवार को थोड़ी सी जानकारी दे दें कि ये चीज क्या है। हालांकि दोस्तों, अगर प्रेम की परिभाषा आप लोग जानना चाहते हो तो प्रेम कोई अंधा बहरा गूंगा नहीं होता। प्रेम त्याग होता है, तपस्या होती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान को प्रेम कहते हैं। पति पत्नी के प्रेम को यहाँ पर जब वो सम्मान भरा रिश्ता होता है तो शायद उसे सबसे अटूट प्रेम कहते हैं, क्योंकि दो लोग मिलकर एक गृहस्थी बसाते हैं और उस गृहस्थी के जरिए वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब जो आजकल का प्रेम चल रहा है, इसे हम कैसे प्रेम का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम भी भलीभूत रोशनी में हैं और आप भी हैं। जानते हैं जो जनरेशन चल रही है, ना ही तो लड़कियां लड़कों से कम हैं और ना ही लड़के लड़कियों से कम हैं। एक लड़का 4-4 गर्लफ्रेंड रखता है और एक लड़की 4-4 बॉयफ्रेंड रखती है। तो भाई, इसे तो हम प्रेम नहीं कह सकते। अगर आपको प्रेम की परिभाषा जाननी है तो एक भगवान और भक्त के बीच की बातें आपको जाननी होंगी। एक भगत का प्रेम जो होता है, उसे सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है भगवान के प्रति। हाँ, इस पर भी कोई तर्क दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ लोग हैं ना, जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत चीजें रखते हैं, लेकिन सबसे अटूट प्रेम एक भगत और भगवान का माना गया है। ये क्या है? 100 साल हम प्रेम कर लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन प्रेम वो होना चाहिए जो मरने के बाद भी जीवित रहे, जो केवल एक जो भक्ति करता है ना, भक्ति मार्ग पर चलता है, वो केवल भगवान से कर सकता है और उसकी मृत्यु के बाद भी उसका प्रेम अमर रहता है। एक भगत का प्रेम, उस प्रेम में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इस प्रेम में कुछ नहीं मिलेगा जो जनरेशन कर रही है ना, अपने पति के प्रति सम्मान, ये भी प्रेम होता है। क्योंकि जो नारी अपने पति का सम्मान करती है और अपने पति से प्रेम करती है, उसका प्रेम सबसे अटूट है, भगवान से भी बढ़कर है। पहले एक तर्क दी जाती थी कि एक महिला के लिए उसका पति भगवान से भी बढ़कर है, अपने पति में ही भगवान को देखो। तो इस पर हमारे समाज ने, जो आज का समाज है, जो चल रहा है, जो आज की जनरेशन है, इसने इसको उलट कर दिया कि भाई एक पति को भगवान का दर्जा दे दिया और महिला की तो कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का तरीका आप लोगों ने भले ही बदल दिया होगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं था। अरे, जिसके साथ हम एक बंधन में बंधे हैं, जिसके साथ हमने पानी ग्रहण किया है, अगर हम उसके नहीं हो पाए तन मन से, तो फिर हम किसी के भी नहीं हो सकते। उसे भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है कि मैं एक निष्ठावान नारी, मैं अपने पति के मान सम्मान के लिए उसके साथ खड़ी रहूंगी, मैं उसके हर दुख सुख में साथ खड़ी रहूंगी, तो वो भी तो मेरा साथ देगा। मेरे लिए भगवान से बढ़कर क्यों हो गया? भाई, आप सोचकर देखिए कि हम हर तरीके से हम दोनों एक साथ रह रहे हैं और हम दोनों समाज के सामने हमने अपने रिश्ते को स्वीकारा है। अब मैं पति के साथ रह रही हूँ और उनके कहे अनुसार अगर मैं काम करूंगी, तो जो एक तपस्या कर रहा है ना, जो ऋषि पहाड़ों में जाकर या सर्दी में जाकर तपस्या कर रहा है, जिसके शरीर को घुन लग गया है, इतना तप का फल उसे नहीं मिलेगा जितना मुझे मिल जाएगा मेरे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। क्योंकि मैं एक सृष्टि को रचाने का भी काम करूंगी और मैं अपने जो मेरा अंदर का जो स्वाभिमान है, मैं इसको स्वाभिमान का नाम दूंगी, और जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मैं निष्ठावान बनकर रहूंगी, तो मेरी उस तपस्या से भी ज्यादा मुझे उस चीज का फल मिलेगा। क्योंकि मेरे पति अगर अच्छे रहे, बुरे भी रहे, कहते हैं कि बहुत सारी नारी ऐसी थी, एक महिला थी, शायद वो एक भगत थी, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा है, जिनके पति को कोढ़ हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने पति को नहीं छोड़ा था।
तो वही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रेम वो होता है, हालांकि हम बहुत दूर जा चुके हैं, आपको घटना की तरफ लेकर चलते हैं, कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। अब प्रेम से शुरू करी है तो पूरी जानकारी आपको देंगे। एक महारानी अपने ही नौकर से प्यार करने लगती है, लेकिन ये प्यार किसी को भी मंजूर नहीं होता है। इस प्यार के जितने भी सबूत होते हैं सभी को मिटा दिया जाता है, लेकिन जो बातें समाज के सामने आ जाती हैं वो कभी नहीं मिटती हैं। इस प्रेम कहानी के ऊपर एक किताब लिखी गई, एक फिल्म बनाई गई, और ये प्रेम कहानी आप लोगों को पता है कहां से शुरू होती है? हमारे भारत से शुरू होती है। हमारे देश में जब अंग्रेज हुकूमत चल रही थी, यानी कि इंग्लैंड, यानी कि जो अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में चल रहा था, उस समय जो महारानी होती हैं वो महारानी हमारे देश के एक लड़के से प्यार करती हैं जो कि उससे उम्र में करीबन दुगना या तिगना छोटा होता है। और ये प्रेम कहानी बहुत कुछ बातें समाज के सामने रखती है। तो चलिए दोस्तों, आपको रूबरू कराते हैं इस प्रेम कहानी से। कौन थी वो महारानी, उनका नाम भी बताएंगे, जन्म भी बताएंगे, मृत्यु कब हुई थी, कैसे उनका प्यार परवान चढ़ता है, क्या कुछ होता है इस प्रेम कहानी में, सब कुछ आप लोगों के सामने रखेंगे। तो चलिए चलते हैं इंग्लैंड की महारानी, जिनका नाम होता है महारानी विक्टोरिया। अब आप विक्टोरिया महारानी को तो जानते होंगे, जो इंग्लैंड की महारानी होती हैं। इनका जन्म 24 मई 1819 में हुआ था, यानी कि 24 मई को 1819 में इनका जन्म होता है महारानी विक्टोरिया का। विक्टोरिया की जो माँ होती हैं बहुत ही अपने बच्चों को अनुशासन में रखती हैं। विक्टोरिया की माँ होती हैं, विक्टोरिया के जन्म के कुछ दिन बाद ही जो विक्टोरिया के पिता होते हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उस दौर में जो अंग्रेज थे वो भारत पर हुकूमत कर रहे थे, यानी भारत उनके कब्जे में था। यहाँ के लोगों को उन लोगों ने गुलाम बना लिया था। अब यहाँ पर यही सब कुछ चलता है। विक्टोरिया धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने के साथ साथ विक्टोरिया पर बहुत सारी पाबंदी थी। क्यों थी? एक राजघराने से वो लड़की आती है। यहाँ तक पाबंदी होती है कि जब विक्टोरिया पढ़ाई करती है तो जो उसको पढ़ाने के लिए घर आता है, जब तक वो उसको पढ़ाता है, जो उसका टीचर होता है, तब तक विक्टोरिया की जो माँ होती है वो उसी के पास बैठी रहा करती, या घर का कोई और सदस्य वहां पर बैठा रहा करता। इतनी पाबंदी विक्टोरिया पर होती है, यानी कि विक्टोरिया को किसी गैर मर्द को देखने की भी इजाजत नहीं थी। दोस्तों, धीरे धीरे विक्टोरिया बड़ी होती है और बड़ी होने के साथ विक्टोरिया की एक प्रिंस अल्बर्ट नाम के व्यक्ति से शादी होती है। ये अपने पति को पाकर बहुत खुश होती हैं। धीरे धीरे जिंदगी आगे चलती है। भारत और जो अंग्रेज थे उनका एक गहरा नाता होता है। यहाँ पर इंग्लैंड बहुत ज्यादा शक्ति भारत के लोगों पर बरत रहे थे। सब चीजें चल रही होती हैं। अब यहाँ पर 1863 में एक लड़का, जो कि आगरा के कलेक्टर ने, जो आगरा के समीप रहता है, उस लड़के का नाम अब्दुल होता है। अब्दुल, और अब्दुल के साथ में एक और लड़का होता है जिसे इस महारानी के पास नौकर के रूप में भेजा जाता है आगरा के कलेक्टर के जरिए। अब्दुल को यहाँ पर महारानी के पास भेज दिया जाता है तोहफे के रूप में, यानी कि विक्टोरिया को एक तोहफा दिया जाता है और तोहफे के रूप में 2 इंसानों को वहां पर काम करना था, जिसमें से एक का नाम अब्दुल होता है। अब्दुल महारानी के पास पहुंच जाता है और महारानी के पास पहुंचने के बाद अब्दुल क्या काम करता है कि अब्दुल महारानी को हिंदी सिखाता है, क्योंकि महारानी वहां बैठी हुई भारत में राज कर रही थी। अब्दुल उसे हिंदी सिखाता है और धीरे धीरे इन दोनों में कब करीबी हो जाती है शायद ये इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। महारानी जो दुगनी उम्र की थी, जब अब्दुल को आगरा से इंग्लैंड महारानी के पास भेजा जाता है तो अब्दुल की उम्र उस वक्त तक करीबन 24 साल होती है, यानी कि वो महारानी से काफी उम्र में छोटा होता है। महारानी का अभ्यास कराता है और धीरे धीरे महारानी अब्दुल को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है। जब ये बातें चल रही थी तो यहाँ पर महारानी अब खत लिखना सीख जाती है हिंदी में, और महारानी अब अब्दुल को खत के जरिए उसमें लिखा करती और कई बार उसमें किस का, यानी कि होठों से किस उस खत पर डाला करती। और जब ये खत किसी इंसान के जरिए अब्दुल के पास जाया करता
तो वो इंसान बीच में बेईमानी करता है, इन खतों को पढ़ने की हिमाकत कर लेता है। एक महारानी के खतों को पढ़ने की किसी की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वो कर लेता है। और धीरे धीरे जब ये बातें लोगों में फैलती हैं, उस महल से ये बातें निकलकर बाहर जाने लगती हैं, जहां पर विक्टोरिया रहती हैं। अब्दुल के पास वो खत इकट्ठा हो रहे थे। अब्दुल एक बहुत बड़ी महिला से प्यार कर रहे थे, और यहाँ पर हालांकि इनका सभी जिक्र मिटा दिया गया है दोस्तों, सभी खतों को जला दिया गया है, लेकिन ये ऐसी प्रेम कहानी जन्म ले रही थी जहां पर प्रेमी ने कभी अपने होठों से ये नहीं कहा था कि मैं महारानी से प्यार करता हूं, और ना ही कभी महारानी के लफ्जों से किसी को समझ में आया था कि वो अब्दुल से प्यार करती हैं। लेकिन उन खतों को जब जलाया जाता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो तब एहसास होता है कि हाँ, ये सब कुछ है। क्योंकि जो विक्टोरिया होती हैं, अब धीरे धीरे अब्दुल अपनी ऐसी जगह बना लेता है कि विक्टोरिया अब्दुल को कई जगह भारत में कुछ जमीन सौंपती है, यानी कुछ जमीन का उसको मालिक बनाती है। और महारानी जो विक्टोरिया होती है, अब अब्दुल को अपना सेक्रेटरी बना लेती है। जो उसे पढ़ाने के लिए गया था, यानी कि हिंदी या उर्दू सिखाने के लिए गया था, अब वो सेक्रेटरी बन जाता है। भारत में अंग्रेज हुकूमत जब भी कोई फैसला लेती, तो शायद अहम रोल जो यहाँ पर अब्दुल होता है वो निभाता है, क्योंकि जो महारानी विक्टोरिया होती है, उन सभी चीजों का सलाह मशवरा अब्दुल से ही कराया करती, यानी कि उनकी राय भी जरूर लिया करती। जब अब्दुल महारानी का सेक्रेटरी बनता है, तो ये बात सभी लोगों के आंखों में खटकने लगती है, बेचैनी खड़ी कर देती है। जो अंग्रेज हुकूमत के लोग होते हैं, उन्हें ये बात कचोड़ने लगती है कि भाई एक नौकर महारानी के ऐसे रिश्तों में कैसे आ सकता है। कुछ लोग तो ये भी कहा करते हैं कि जो महारानी विक्टोरिया है, वो अब्दुल के लिए वो वाला प्यार नहीं है, एक माँ बेटे वाला प्यार पेश करती हैं। लेकिन कुछ लोग इस पर बढ़ चढ़कर ये कहते हैं कि जो विक्टोरिया थी, वो अब्दुल से पति पत्नी वाला प्यार करती हैं। अब ये तो या तो अब्दुल बता सकता था या महारानी बता सकती थी। यही सब कुछ चलता रहता है, और महारानी के कई खत वहां से पहुंचते हैं अब्दुल के पास, और ये सिलसिला बढ़ता रहता है। लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। अब्दुल जो एक सेक्रेटरी, बहुत अब एक बात सोच कर देखिए, जो महारानी के साथ रहता हो और जिसकी मतलब हर बात पूछी जाती हो, एक नौकर के रूप में जो आया था, जिसने महारानी के पास जाकर एक खास जगह अपनी बना ली हो, तो लोग तरह तरह की बातें या उंगलियां उठाते हैं। अब दोस्तों, महारानी विक्टोरिया दिन पर दिन बूढ़ी होती जाती हैं, और यहाँ पर अब्दुल जवान हो रहा था। लेकिन अब्दुल जवान भी हो रहा था, और वो अपनी मर्यादा में रहकर काम किया करता। धीरे धीरे यहाँ पर 1901 का वक्त आता है। 1901 में जो महारानी विक्टोरिया होती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर दूसरी महारानी आती हैं, और जब दूसरी महारानी आती हैं, तो सबसे पहला काम अब्दुल को हटाना था, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाती है, और अंग्रेज हुकूमत को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि एक महारानी का मामला होता है। जब महारानी इस दुनिया से चली जाती हैं, तो अब्दुल जो पहले से मौन था, वो अब भी मौन रहता है, और अब्दुल से उन खतों को ले लिया जाता है, और सभी खतों को अग्नि के समर्पित कर दिया जाता है, यानी अग्नि में जला दिया जाता है, आग में। अब्दुल की आंखें नम हो जाती हैं, कहने वाले ये कहते हैं। लेकिन जो नई महारानी आई थी, उन्होंने अब्दुल से कहा कि तुम्हारा जितना काम था वो खत्म हो चुका है, अब तुम भारत वापस लौट सकते हो। अब्दुल से सभी सबूत ले लिए जाते हैं, और सभी को मिटा दिया जाता है, जो अब्दुल के बीच की कड़ी थी और महारानी के बीच की कड़ी थी। और अब्दुल ने कभी भी किसी के सामने ये नहीं स्वीकारा कि वो महारानी विक्टोरिया से प्यार करते थे। अब्दुल वहां से आकर भारत लौटते ही वो बाग फरजान में एक लॉज बनाते हैं, और उसमें ही छोटी सी जगह में खुद रहने लगते हैं, क्योंकि पैसे की अब्दुल के पास कोई भी कमी नहीं थी। महारानी ने उसे बहुत सारा पैसा और जमीन जायदाद दी थी, और अब्दुल वहां पर रहने लगता है। जब अब्दुल वहां पर रहने लगता है, तो करीबन धीरे धीरे कुछ लोग पूछने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मामला वहीं पर दब जाता है। और जैसे ही अब्दुल को 8 साल भारत में रहते हुए निकल जाते हैं बाग फरजान में, तो वहां पर 8 साल बाद अब्दुल की 20 अप्रैल 1909 में
अब्दुल रहस्यमयी तरीके से अपने ही घर पर मृत पाए जाते हैं। जब अब्दुल रहस्यमयी तरीके से अपने घर पर मृत पाए जाते हैं तो यहाँ पर जो आगरे के कलेक्टर होते हैं सभी को ये बात पता चलती है। अंग्रेज हुकूमत भारत में थी। जो पंचकुआ जगह होती है वहां पर अब्दुल की सम्मान पूर्वक आखिरी विदाई दी जाती है और वहां पर उसकी कब्र बनाई जाती है। जब वहां पर उसकी कब्र बनाई जाती है तो एक बोर्ड लगाया जाता है कि ये एक महारानी का खास इंसान था और इसने अपनी अंतिम सांस ले ली। यहाँ पर अब्दुल 47 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता है, यानी महारानी से 8 साल बाद ही अब्दुल रहस्यमयी तरीके से इस दुनिया से जाता है। पुलिस पता नहीं लगा पाती है कि अब्दुल के साथ क्या हुआ है और अब्दुल ने भी कभी किसी से कोई जिक्र नहीं किया कि वो महारानी विक्टोरिया से प्यार करता है। यहाँ पर जब ये बातें आसपास के लोगों को पता चलती है कि अब्दुल की जो प्रेम कहानी सबके सामने आती है तो अब यहाँ पर जो पंचकुआ होता है जहाँ पर अब्दुल की आखिरी विदाई होती है, जहाँ उसकी कब्र बनती है, वहां पर आज भी मेला लगता है और लोग अब्दुल की तरफ सम्मान भरी नजरों से देखने लगते हैं। और मरने के बाद अब्दुल को वो सम्मान मिला था जो शायद मरने से पहले अब्दुल को मिलना चाहिए था। दूसरी बात क्या होती है जो पक्का करती है प्रेम कहानी को, अब्दुल ने महारानी के मृत्यु के बाद भी दूसरी शादी नहीं की या पहली शादी नहीं की, उसने शादी ही नहीं की। बिना शादी के वो इस दुनिया से चला जाता है। अब्दुल ने किसी को भी अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दी। हालांकि आज कोई सबूत नहीं है कि विक्टोरिया अब्दुल से प्यार किया करती, महारानी विक्टोरिया, लेकिन ये बहुत हवा और चर्चित होती है ये बात। यहाँ पर इन दोनों की प्रेम कहानी जो आधी अधूरी होती है, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर एक विक्टोरिया एंड अब्दुल के नाम से एक किताब लिखती है जो इनकी लव स्टोरी को दर्शाती है। हालांकि इंग्लैंड सरकार ने सभी चीजों को नष्ट कर दिया था, लेकिन जो फिल्म है वो आज भी है। हालांकि उस फिल्म को भी बाद में हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फिल्म चलती है और यहाँ पर इस अधूरी प्रेम कहानी को कोई भी पूरा नहीं कर पाता है। महारानी विक्टोरिया के जो खत होते हैं वो साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं वो अब्दुल को पसंद करती थी। अब्दुल की चुप्पी, जो शायद उसने शादी नहीं की, वो भी जाहिर करते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं विक्टोरिया से प्यार करते थे, लेकिन वो इस वजह से इन बातों को नहीं कह पाते हैं क्योंकि जो सरकार थी वो अंग्रेजों की थी और उसे शायद अपनी जान का खतरा था। लेकिन फिर भी अब्दुल रहस्यमयी तरीके से मृत पाया जाता है। आज तक भी कोई पता नहीं लगा पाया है कि अब्दुल किस वजह से इस दुनिया से गया था। दोस्तों ये वो प्रेम कहानी थी। हमने किसी के चरित्र पर कोई उंगली खड़ी नहीं की है, लेकिन इसके ऊपर कई प्रमाण सामने आते हैं और उनके कई ऐसी चीजें हैं। तो हमने एक प्रेम कहानी को आपको दर्शाया, समझाया, जो एक सच्ची प्रेम कहानी है, जिसकी तारीख भी आपको बताया। तो क्या कहना चाहोगे आप विक्टोरिया के बारे में, जिसका प्यार शायद कहीं ना कहीं कैसा था मुझे समझ में नहीं आया है, लेकिन आप लोग बहुत तजुर्बेकार हो तो अपनी तरफ से राय जरूर रखना। अब्दुल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में भी राय रखना। और नई जनरेशन से मेरा कहना है, सभी बच्चों से कहना है कि अपने माँ बाप की तरफ देखिए, कोई भी गलत कदम मत उठाइए। आपकी जिंदगी, आपके माँ बाप की मान मर्यादा बहुत अनमोल है, दोबारा ये आपको नजर नहीं आएगी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका शायद इस इतिहास के पन्नों में से मिटाया गया, जिसके मैं आपको सबूत भी नहीं दे पा सकती, लेकिन इनके ऊपर एक किताब लिखी गई, एक फिल्म बनाई गई। और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। एक नौकर जो भारत से तोहफे के रूप में एक महारानी के पास जाता है और महारानी उससे प्रेम करने लगती है। जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और दोस्तों आपको कैसी लगी उसके बारे में भी अपनी राय रखना। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। एक हमारी बहन है, काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रही हैं और मैंने आपका 2 या 3 बार नाम लिया है। सीमा सिंह जी लखनऊ से, मैंने आपका कई बार नाम लिया है और आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। करीबन 5 या 6 दिन से तो आपके रेगुलर कमेंट आ रहे हैं। सीमा सिंह जी लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुधीर राठी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। सुनीता यादव हमारी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं। बबीता बहन भी रेगुलर कमेंट करती हैं। तुलसी शर्मा कल भी नाम लिया था, आप भी रेगुलर कमेंट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। राजबाला रेगुलर कमेंट करती है और काफी दिनों से हमसे जुड़ी हुई हैं।
क्योंकि आप तो सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और आप हमारा परिवार हो। यहाँ पर सीमा सिंह लखनऊ से जो हमारी बहन बन चुकी हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं, सीमा सिंह लखनऊ से। आज तो आपका नाम कई बार मैंने लिया है। यहाँ पर परमजीत कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत कौर, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चंदन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता सालवी जी रेगुलर कमेंट करती है और बहुत दिन से हमसे जुड़ी हुई है। कांतिबाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मैंने शायद आपका नाम लिया है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में, जो परिवार बहुत अच्छा है, जहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर DLG, यहाँ पर सिकंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विपिन कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। यशवंती, जो माँ की तरह प्यार और दुलार करती हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यशवंती। माँ की तरह आप मुझे लगती हो और आपके कमेंट भी बहुत प्रेरणादायक होते हैं। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। राव मोहम्मद यासीन, जो पाकिस्तान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमें दूसरे मुल्क से देख रहे हो, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। सुषमा जी हमारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन जी। सुनीता शर्मा रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। अनिरुद्ध, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अनिरुद्ध जी आपका, आप भी हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। राम पवित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सरोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर, इन्होंने हमें वैश्य का नाम दिया है और आपका नाम बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भरत पांचाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, भरत पांचाल हमारे भाई हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं और काफी दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप भी बहुत दिनों से हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत पुराने आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। अनिल साक्या हमारे परिवार का वो हिस्सा हैं जो हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे इनके कमेंट होते हैं। रविनेश चंद्रा ने कहा है कि क्या मैं आपके परिवार का हिस्सा बन सकता हूं? तो भाई इसमें पूछने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो, आप मेरे भाई की लिस्ट में आते हो। रविनेश चंद्रा भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने बहन कहकर संबोधित किया है और बहुत प्यारा सा कमेंट छोड़ा है। आपने कहा है कि काश आप मेरी बहन होती, तो मैं आपकी बहन ही हूँ, आप मेरे भाई हो, मैंने आपको अपना भाई माना है और मैं आपकी बहन हूँ। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, अगर मुझे बड़ी बहन बनाओगे तो भाई फिर मेरी हुकूमत चलेगी, मेरी बातें चलेंगी। अगर छोटी बहन बनाओगे तो आपकी बातें हमें सुननी पड़ेंगी। अब यहाँ पर रविनेश जी, आप बताना भाई जी कि आपको मुझे छोटी बहन बनाना है या बड़ी बहन बनाना है। मैं तो आपसे बड़ी बहन बनना ही पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे हुक्म चलाने में बहुत अच्छा लगता है। रविनेश चंद्रा भाई, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और आप हमारे भाई बन चुके हैं। स्वागत है आपका अपनी इस बहन के परिवार में, जो छोटा सा परिवार है। संतोष चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हितेश कुमार, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मीनू मिश्रा रेगुलर कमेंट करती है और बहुत दिन से कमेंट करती हैं। आप सभी लोग इतना प्यार देते हो ना कि मुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। मैं इतनी ज्यादा बीमार हो जाती हूँ, लेकिन आप लोगों के प्यार और स्नेह और आप लोगों की प्रार्थना ने शायद मुझे बहुत जल्दी स्वस्थ कर दिया है, जो मैं इतना पटर पटर आप लोगों के सामने बोलती हूँ। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगती हों तो माफ करना, लेकिन भाई मैं अपने परिवार से बातें करे बिना रह ही नहीं सकती और मेरा परिवार मुझे अपना हालचाल बताते रहिएगा। ललिता बहन, आपके पति की तबीयत कैसी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना, मुझे बताना कि अब उनकी तबीयत कैसी है। आप बहुत ज्यादा हालत खराब बता रहे थे। दिल्ली से हमारी बहन है बबीता बहन, आप स्वस्थ हो, मस्त हो, अपने बारे में राय जरूर रखना। यहाँ पर बिमला बहन है, ये नाम तो मुझे बिना लिखे ही याद है। बिमला बहन, आप कैसे हो? आप हमें बेटी जैसा प्यार करते हो। एक और हमारी बहन है जिनका नाम दिमाग से आउट हो रहा है, वो बहुत बेटा कहकर बुलाया करती थी। तो जितनी भी मेरी माँ की तरह मुझे प्यार करती है ना, मुझे घमंड हो जाएगा। और ये घमंड मैं तो अच्छा मानती हूँ इसको, क्योंकि परिवार का प्यार बड़े नसीबों से मिलता है। तो चलिए, अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। हालांकि विदा लेने का मन नहीं है, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, लेकिन क्या करें, समय की नजाकत को समझते हुए अब जाना होगा। कल हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और यहाँ पर जो होती हैं हमारी जो महारानी विक्टोरिया होती हैं, उनके बारे में जरूर बताना, जिन्होंने शायद हमारे देश पर हुकूमत की, राज किया। शायद हमने बहुत कुछ झेला उस समय में। और यहाँ पर जो अब्दुल है उसके बारे में अपनी राय रखना।
दोस्तों जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।